जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे आय का चक्रीय प्रवाह। 2 क्षेत्रीय मॉडल में समझेंगे, 3 क्षेत्रीय मॉडल में और 4 क्षेत्रीय मॉडल में भी आय का चक्रीय प्रवाह हम समझेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे जिसमें 2 क्षेत्र होते हैं, एक परिवार क्षेत्र और दूसरा फार्मिंग। ठीक है, अब जरा बात करें हम किसकी, उत्पादन की। देखिए अर्थव्यवस्था में मुख्य जो है वो क्या होता है, उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था में सारी चीजें 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमती हैं। कौन सी 2 चीजें, एक उत्पादन और उसका उत्पादन करने वाले साधन। तो साधन क्या होते हैं, साधन होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। अब गौर कीजिए जरा, फर्मों के पास क्या क्या है। अभी फर्मों के पास संगठन और साहस उपलब्ध है, लेकिन बाकी के 3 साधन मतलब कि भूमि, पूंजी और श्रम, ये कहां पर है, ये है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिन्हें हम परिवार के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। अभी देखिए अर्थव्यवस्था जो बनती है वो परिवार और उत्पादकों के द्वारा ही निर्मित होती है। कैसे निर्मित होती है, उत्पादक वर्ग उत्पादन करते हैं, परिवार क्षेत्र उन पर व्यय करते हैं। इस प्रकार से जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा एक अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। जब हम किसी देश की बात करते हैं तो देश के अंतर्गत जितनी भी अर्थव्यवस्था होती है, जो अर्थव्यवस्था होती है वह उसकी देश की सीमाओं के अंतर्गत होती है। मतलब उस देश में जितने उत्पादक हैं और जितने उपभोक्ता हैं उनके द्वारा क्या होगा, एक अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। ठीक है, अब उत्पादक वर्ग उत्पादन करेंगे और उपभोग कौन करेंगे, परिवार करेंगे। ठीक है, तो अभी 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो ये एक बंद अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट है। कौन सी अर्थव्यवस्था का, बंद अर्थव्यवस्था का। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो जब भी जिस कॉन्सेप्ट की बात होगी उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। चलिए तो शुरू करें। देखिए अब फर्मों को क्या करना है, उत्पादन करना है। तो उत्पादन करने के लिए इनके पास संगठन है, साहस है, लेकिन बाकी के जो साधन है वो कहां से लेंगे, ये अर्थव्यवस्था से लेंगे। अर्थव्यवस्था से लेंगे मतलब कि परिवारों से लेंगे। तो परिवारों से क्या क्या लेंगे, तो परिवारों से इन्हें चाहिए अभी क्या क्या, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और भूमि चाहिए। ठीक है, क्या क्या चाहिए, श्रम चाहिए, भूमि चाहिए और पूंजी चाहिए। तो प्रवाह इनका किस तरफ होगा, फर्मों की तरफ। परिवार उपलब्ध करा रहे हैं फर्मों को भूमि, पूंजी, श्रम, तो इनका प्रवाह किस तरफ है, फर्मों की तरफ। तो ये एरो का निशान हमने कर दिया है फर्मों की तरफ। यहां पर हम लिख देते हैं भूमि उपलब्ध कराई गई है, भूमि के बाद श्रम उपलब्ध कराया गया है, श्रम के बाद पूंजी उपलब्ध कराई गई है, किसे, उत्पादकों को। ठीक है, इनका प्रवाह किस तरफ है, फर्मों की तरफ। अब ये तो हो गया क्या, एक प्रकार से साधन किन्हें मिल गए हैं, फर्मों को मिल गए हैं। अब फर्में इन साधनों का क्या करेंगी, भुगतान करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, भुगतान करेंगी। तो भुगतान के देखिए यहां पर 2 प्रवाह हम समझ सकते हैं, एक आय का प्रवाह और एक मौद्रिक प्रवाह। एक आय का प्रवाह और एक मौद्रिक प्रवाह। दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग हैं, बात एक ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब यहां पर क्या अलग है, देखिए यदि परिवार फर्मों के लिए भूमि, श्रम, पूंजी उपलब्ध कराते हैं तो इनके बदले फर्में क्या उपलब्ध कराती हैं, फर्में परिवारों को उपलब्ध कराती हैं यहां पर वस्तुएं एवं सेवाएं। क्या उपलब्ध कराती हैं, फर्में उपलब्ध कराती हैं वस्तुएं, जो वह उत्पादन करती हैं। तो वस्तुएं, ये हो गया वस्तुएं व सेवा। ठीक है, ये फर्मों के द्वारा क्या कराया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है, किन्हें, परिवारों को। ठीक है, तो साधनों का प्रवाह है फर्मों की तरफ और उत्पादन जो हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, उनका प्रवाह है फर्मों, परिवारों की तरफ। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है आय का प्रवाह। क्या हो गया है, आय का प्रवाह। आय का प्रवाह कैसे, देखिए भूमि, पूंजी, श्रम, ये फर्मों ने, परिवारों ने उपलब्ध कराया फर्मों को, तो इनका भुगतान किसको मिलेगा, परिवारों को। तो आय किसे होगी, परिवारों को। वस्तुएं और सेवाओं का प्रवाह किस तरफ हो रहा है, परिवारों की तरफ, लेकिन आय किसको होगी, फर्मों को।
तो यहाँ पर यदि आय का प्रवाह देखें हम तो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है कि आय का चक्रीय प्रवाह किस तरफ होगा। जब भूमि पूंजी श्रम उपलब्ध कराया जाएगा परिवारों द्वारा फर्मों को, तो आय का प्रवाह होगा परिवारों की तरफ। जब फर्में वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराएंगी परिवारों को, तो आय का प्रवाह होगा फर्मों की तरफ। तो ये तो हो गया आय का प्रवाह। अब दूसरी बात कर लेते हैं मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, मौद्रिक प्रवाह के रूप में देखिए, जैसे परिवारों ने भूमि श्रम पूंजी उपलब्ध कराए हैं फर्मों को, तो फर्में इनका भुगतान करेंगी। क्या करेंगी, भुगतान करेंगी। अब ये भुगतान किस रूप में होगा, तो भुगतान होगा भूमि का होगा लगान, श्रम का होगा मजदूरी, पूंजी का होगा ब्याज। तो मौद्रिक प्रवाह मतलब कि मुद्रा के रूप में प्रवाह किस तरफ हो गया है, ये पहुंच गया है परिवारों की तरफ। किसके भुगतान में, किसके बदले, साधनों के बदले। ठीक है, तो ये इसमें हम दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है कि मौद्रिक प्रवाह क्या होगा, ठीक है, या फिर आय का प्रवाह क्या होगा। यदि आय का प्रवाह पूछे तो हम ये दोनों भी दिखाएंगे तो भी हमारा काम हो सकता है। ठीक है, लेकिन यदि केवल मौद्रिक प्रवाह पूछे तो फिर हमें चारों चीजें दिखानी पड़ेंगी कि पहले जो परिवार है वह साधन उपलब्ध कराएंगे फर्मों को। ठीक है, तो मौद्रिक प्रवाह जो होगा वो परिवारों की ओर होगा। इसके बाद जो फर्में हैं वह वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराएंगी परिवारों को। तो जो मौद्रिक प्रवाह होगा वो किस तरफ होगा, वो होगा फिर फर्मों की तरफ। किस तरफ होगा, ये होगा फर्मों की तरफ। तो ये एरो क्या दिखा रहा है कि जो मुद्रा है वो कहाँ जाएगी, फर्मों की तरफ जाएगी। कैसे जाएगी, वस्तुएं एवं सेवाएं, मतलब वस्तुएं लोग खरीदेंगे तो उसका भुगतान करेंगे, भुगतान करेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा, फर्मों की तरफ जाएगा। ठीक है, यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के मॉडल का। कौन सा वाला, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का। यहाँ पर दो ही क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके ऊपर लिख और देते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तुओं एवं सेवाओं का भुगतान। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए अब हमें क्या करना है, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बनानी है। यहाँ पर दो क्षेत्र थे तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था थी। अब तीन क्षेत्र का कॉन्सेप्ट यदि समझें तो यहाँ पर एक चीज हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सरकार को शामिल यहाँ पर कर लेते हैं। किसे कर लिया जाता है, सरकार को। तो एक क्षेत्र हमारा बन गया है यहाँ पर सरकार। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सरकार स्वयं से अपना काम नहीं करती है। ठीक है, सरकार क्या करती है, सरकार देखिए परिवारों पर भी निगाह रखती है, फर्मों पर भी निगाह रखती है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा निर्माण किया जाता है वित्तीय बाजार का। अब वित्तीय बाजार क्या होता है, वित्तीय बाजार जो कि वित्त उपलब्ध कराता है। वित्त मतलब कि पैसा। अब पैसा कौन उपलब्ध कराता है अर्थव्यवस्था में, बैंकें। ठीक है, तो यहाँ पर बैंकिंग क्षेत्र जुड़ जाएगा जिसे हम क्या कह सकते हैं, वित्तीय बाजार कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप इस प्रकार से लिख लीजिए, ये हो जाएगा वित्तीय बाजार। ठीक है, और इसमें आते हैं बैंक। ठीक है, जितने भी देश के अंतर्गत बैंक होते हैं वो किसमें आते हैं, वित्तीय बाजार में। ठीक, जो वित्त उपलब्ध कराती हैं वो संस्थाएं भी वित्तीय बाजार में आती हैं, जैसे कि LIC हो गया, कई फाइनेंस कंपनियां हैं, वो भी किसमें आ जाएंगी, वित्तीय बाजार में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें समझना है, अब क्या समझना है, आय का प्रवाह किस तरफ होता है। आय का प्रवाह किस तरफ होता है, यहां से तो हमने समझ लिया कि आय कहां से कहां जा रही है। यदि परिवार उपभोग करेंगे वस्तुओं और सेवाओं का तो उनका भुगतान करेंगे मुद्रा के रूप में, तो आय किसको होगी, फर्मों को होगी। यदि फर्में उपयोग करेंगी परिवारों की सेवाओं का, जिसमें भूमि पूंजी श्रम शामिल है, तो उनका भुगतान जब लगान मजदूरी ब्याज के रूप में किया जाएगा तो प्रवाह किस तरफ जाएगा, परिवारों की ओर। ठीक है, तो ये दो क्षेत्रीय मॉडल था। अब तीन क्षेत्रीय मॉडल की बात हो रही है तो यहाँ पर सरकार को शामिल कर लिया गया है। सरकार शामिल होती है तो सरकार के साथ साथ एक क्षेत्र और जुड़ जाता है जिसे हम वित्तीय बाजार कहते हैं। ठीक है, अब ये वित्तीय बाजार हमने शामिल कर लिया है, तो यदि हम देखें एक दृष्टि से ये कितनी क्षेत्र हो रहे हैं, कितने क्षेत्र हो रहे हैं, चार क्षेत्र। तो ऐसे ये चार क्षेत्रीय मॉडल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। फिर भी ये कितना है, तीन क्षेत्रीय मॉडल। क्यों है, क्योंकि सरकार क्या करती है, नीति निर्देशन एवं नियंत्रण।
किसके द्वारा करती है? बैंकों के द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसके लिए हमने मौद्रिक नीति पढ़ी हुई है। यदि आपने समझी हुई है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वित्तीय बाजार की आवश्यकता क्यों है। ठीक, अब इसमें आय का प्रवाह समझते हैं, चलिए। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम आम लोगों की मतलब कि आम ग्राहक की, जो क्या करता है, हमें आय प्राप्त करता है अपनी सेवाएं देकर। आय उसको प्राप्त होगी तो कुछ तो वह उपभोग कर लेता है और कुछ क्या करता है, बचत कर लेता है। अब जो बचत करेगा, मान लीजिए वह क्या करता है, बैंकों में जमा करता है। ठीक है, बैंकों में जमा करता है तो बचत का जो प्रवाह होगा वो किस तरफ होगा, बैंकों की ओर, यानी वित्तीय बाजार की ओर। इसी प्रकार फर्में भी जो लाभ कमाएंगी उसको भी वह कहां जमा करेंगी, बचत के रूप में, बैंकों में। तो बचत का प्रवाह तीनों ओर से किस तरफ होगा, बैंकों की तरफ। सरकार भी अपनी बचत यदि करती है तो वो कहां जमा करेगी, बैंकों में। ठीक है, तो इसकी बचत का प्रवाह भी किस तरफ होगा, बैंकों की ओर। अब आप सोचेंगे कि पैसा सिर्फ बैंक के पास जा रहा है, आएगा कहां से, अर्थव्यवस्था में कैसे लौटेगा? तो अर्थव्यवस्था में लौटाने के लिए जो वित्तीय बाजार है वो क्या करता है, ऋण बांटता है, ऋण उपलब्ध कराता है, तो पैसा फिर से बाजार में आ जाता है। देखिए जो उत्पादक वर्ग है वो भी बैंकों से क्या लेंगे, ऋण लेंगे। ठीक है, तो पैसा फिर से किसके पास आ गया है, फर्मों के पास। इसी प्रकार कई सारे परिवार भी होते हैं जो बैंकों से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो पैसा फिर से किसके पास आ जाता है, परिवारों के पास, अर्थव्यवस्था में आ जाता है। उसी प्रकार सरकार भी लोन लेती है कई सारी योजनाओं को लागू करने के लिए, तो फिर से पैसा सरकार के पास चला जाएगा और वह कहां पहुंच जाएगा, अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो बैंकों का काम समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है। ठीक, अब भाई वो चीज अलग है कि बैंक को पैसा निकालना है तो इनकी दर वर वो सब मौद्रिक नीति में हम पढ़ चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ये कॉन्सेप्ट केवल प्रवाह का है कि आय कहां से कहां जा सकती है और कैसे लौट सकती है, वो चीज हमें समझना है। क्या समझना है कि कैसे पैसा आएगा और कैसे लौटेगा, ये चीज समझ ली तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, बैंक का काम समझ लिया। अब बात करेंगे यहां से हम देखें तो भाई सरकार के पास केवल बचतें हो रही हैं, लेकिन आय कहां से हो रही है सरकार को, वो भी समझना पड़ेगी। तो यहां पर देखिए सरकार क्या करती है, आम लोगों से टैक्स लेती है। क्या लेती है, टैक्स। ठीक है, आम जन जो है या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिनकी आय अधिक होती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स का लेवल भी बढ़ता जाता है, कर की दर भी बढ़ती जाती है। तो जो सरकार टैक्स लेती है परिवारों से, उसके द्वारा भी सरकार को आय होती है। तो आय का प्रवाह किस तरफ है, सरकार की तरफ। यहां सरकार क्या करती है, जो उत्पादक वर्ग होते हैं उन पर भी टैक्स लगाती है, कई सारे टैक्स, जैसे कि उत्पादन कर हो गया, बिक्री कर हो गया, कई सारे टैक्स लगाती है। हम टैक्स की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम केवल सरकार की आय की बात कर रहे हैं। तो यहां से जो टैक्स लगाए जाते हैं उनसे भी सरकार को आय होती है। ठीक, इसके अलावा हम देखिए मदें कई सारी जोड़ सकते हैं समझने के लिए, जैसे कि हमने जो सरकार की प्राप्तियां समझा हुआ है, सार्वजनिक प्राप्तियां, उसके अंतर्गत जो सरकार को लाभ होती है वो दोनों ही क्षेत्रों से होती है, परिवार से भी होती है, फर्मों से भी होती है। सरकार अलग अलग टैक्स लगाती है और देश का हर नागरिक क्या करता है, टैक्स देता है। तो टैक्स के रूप में पैसा कहां पहुंच जाता है, सरकार के पास पहुंच जाता है। सिर्फ इतना भी हम लिखेंगे तो हमारा काम हो गया। देखिए मदे आप जितनी चाहे उतनी जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होगा, वहां गुचड़म गुचड़म होगी तो कोई मतलब नहीं है। बस सीधा सीधा हमें समझना है तो सीधा सीधा समझे। टैक्सों के द्वारा आय हो गई है, फिर क्या करेगी, अब मान लीजिए सरकार क्या करती है, सरकार जो पैसा सरकार की आय होती है उनसे क्या किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। डेवलप किया जाता है तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, निवेश करेगी, कई सारी परियोजनाएं लेके आएगी। परियोजनाओं से क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनको आय मिलेगी। अब ये आय डायरेक्ट नहीं हुई है, परिवारों को ये आय डायरेक्ट हुई है क्या, नहीं हुई है। किसके द्वारा हुई है, जिस भी उत्पादक ने उत्पादन किया है, ठीक है, उत्पादन किया है। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक सड़क का निर्माण किया है तो सड़क के निर्माण, सड़क का उपयोग तो दोनों करती हैं, फर्में भी करेंगी, परिवार भी करेंगे। और जो सड़क के निर्माण में रोजगार मिला है उनसे परिवारों को आय हुई है, लेकिन डायरेक्ट सरकार वो आय नहीं देती है। जो भी ठेकेदार होता है, ठीक है, जो व्यक्ति निर्माण करता है, जो भी कंपनी निर्माण करेगी वो इनका भुगतान करेगी।
तो यहाँ पर जो आय होती है परिवारों को, ये होती है हस्तांतरण भुगतान। ठीक है, ये क्या हो जाता है, हस्तांतरण भुगतान। किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके बाद ये भी समझ लीजिए कि सरकार उत्पादन भी करती है, सरकार की कई सारी कंपनियां भी होती हैं। तो सरकार की यदि कंपनियां हैं तो सरकार अर्थव्यवस्था से क्या करेगी, क्या करेगी, सरकार कारक सेवाएं भी लेगी। कारक सेवा मतलब कि भूमि, पूंजी, श्रम, इनका भी प्रयोग करती है। क्या करेगी, कारक सेवाएं। तो कारक सेवा यदि सरकार लेती है तो फिर इनका भुगतान भी करेगी। भुगतान करेगी तो आय फिर से किधर हो जाएगी, परिवारों की ओर। ठीक है, तो कई सारी मदें हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कारक सेवाओं का भुगतान। ठीक है, तो यहां से भी क्या हो जाता है, आय इस प्रकार से आती जाती रहती है। अब इसके बाद चलिए यहां पर देखते हैं, इनके लिए भी क्या किया जाता है, हस्तांतरण भुगतान होता है सरकार के द्वारा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है तो फर्में क्या करेगी, सरकार का काम करेगी, तो सरकार इनका क्या करेगी, भुगतान करेगी। तो ये जो भुगतान होता है ये भी कैसा होता है, हस्तांतरण। ठीक है, हस्तांतरण ये भुगतान, इससे भी सरकार को इनको फर्मों को क्या हो गया है, लाभ मिल गया है। इसके बाद ऐसा तो नहीं है कि सरकार कोई वस्तु का उपयोग ना करती हो, ऐसा है क्या, नहीं। सरकार कई सारी वस्तुओं का उपभोग करती है कि नहीं करती है। सरकार चलाने के लिए गाड़ियां चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, कापी किताबें चाहिए, कई सारी वस्तुओं का उपभोग क्या है, सरकार करती है। तो वो वस्तुएं कौन उपलब्ध कराता है, फर्में कराती हैं। तो उनका प्रवाह किस तरफ होता है, सरकार की तरफ। ठीक है, यानी कि वस्तुएं एवं सेवाएं ये कौन उपलब्ध कराता है, ये फर्में उपलब्ध कराती हैं सरकार को। ठीक, और इनका जब सरकार भुगतान करती है तो फिर प्रवाह किस तरफ हो जाता है, ये प्रवाह हो जाता है फर्मों की ओर। तो यहां पर कर लीजिए वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान, वस्तुओं एवं सेवाओं का भुगतान। ठीक है, इससे कहां पहुंच गया है पैसा, ये पैसा पहुंच गया है फर्मों की ओर। इतने मत काफी हैं, इतने मद मतलब कि इतने जो हमने समझे हुए हैं ये काफी है समझने के लिए कि प्रवाह कहां से किस तरफ जा रहा है। अब यहां तक यदि हमने देखा तो जिस प्रकार से हमने दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए ये कहा था कि ये उदाहरण है एक बंद अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो जो तीन क्षेत्रीय मॉडल है ये भी उदाहरण है एक बंद अर्थव्यवस्था का। कौन सी अर्थव्यवस्था का, बंद अर्थव्यवस्था का। जब तक हम शेष विश्व से, ठीक है, विश्व के दूसरे देशों से व्यापार नहीं करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, बंद अर्थव्यवस्था होती है। और जब हम या हमारी सरकार दूसरे देशों से व्यापार करने लगते हैं, मतलब कि विदेशों से आयात किया जाए और विदेशों में निर्यात किया जाए, तो क्या होने लगता है, शेष विश्व से व्यापार होने लगता है। और ऐसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था बन जाती है चार क्षेत्र की, और वह अर्थव्यवस्था कहलाती है खुली अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। यहां तक जो अर्थव्यवस्था है एक देश की सीमाओं के अंदर, तो ये होगी बंद अर्थव्यवस्था। और जब शेष विश्व से व्यापार करने लगेंगे तो ये हो जाएगी खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हम यहां पर एक क्षेत्र और जोड़ लेते हैं, ये मान लीजिए है विश्व। ठीक है, इसको कर लीजिए शेष विश्व। ठीक, शेष विश्व मतलब कि बचा हुआ देश। ठीक है, बचे हुए जो देश हैं जिनके साथ व्यापार कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो व्यापार होगा शेष विश्व के साथ, दूसरे देशों के साथ, हम यहां पर फर्मों के द्वारा भी दिखा सकते हैं और सरकार के द्वारा भी दिखा सकते हैं। यदि परीक्षा में चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पूछा जाता है तो आप सिर्फ सरकार से दिखाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन जो है, जो आंसर है वह गलत नहीं होगा। और यदि फर्मों एवं सरकार से दिखाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आइए समझते हैं। देखिए, फर्में जो उत्पादन करेंगी और सरकार से यदि छूट लेती हैं निर्यात करने की, तो फर्में क्या करेंगी, दूसरे देशों में निर्यात करेंगी। क्या करेंगी, निर्यात करेंगी, अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों में बिक्री के लिए भेजा जाएगा। वहां से वस्तुओं का प्रवाह किस तरफ है, शेष विश्व की तरफ, दूसरे देशों की तरफ। लेकिन जब उनका भुगतान होगा तो आय का प्रवाह किस तरफ होगा,
निर्यात में जब निर्यात किया जाता है तो आय का प्रवाह कहाँ होता है, हमारे देश की तरफ, मतलब फर्मों को लाभ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए निर्यात का भुगतान, ठीक है, निर्यात का भुगतान कौन कर रहा है, तो यहाँ पर तीर का जो निशान है उसे आप देखिए, कौन कर रहा है, शेष विश्व। हमारी फर्में निर्यात कर रही है, मतलब वस्तुएं भेज रही हैं और उनका भुगतान किया जा रहा है विश्व के द्वारा, तो वो क्या हो रहा है, भुगतान का निर्यात। अब कई सारे उत्पादक ऐसे होते हैं, मतलब विक्रेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ आयात करते हैं विश्व से और हमारे देश में बेचते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, जैसे कि वो फिर क्या हो रहा है, वो उस देश से आयात किया जा रहा है किनको, उत्पादकों को, तो ये क्या होगा, आयात होगा, ठीक है, मतलब वस्तुएं मंगाई जा रही हैं तो उसका प्रभाव किस तरफ होगा, हमारे देश की फर्मों की ओर, ठीक है। जब फर्में दूसरे देशों से वस्तुएं मंगाएंगी, आयात करेंगी, तो उनका प्रभाव किस तरफ होगा, फर्मों की ओर, और उनका जब भुगतान किया जाएगा तो भुगतान का प्रभाव किस तरफ होगा, शेष विश्व की ओर। यहाँ पर हम भुगतान कर लेते हैं किसका, आयात का, तो इसका प्रभाव किस तरफ है, शेष विश्व की ओर, ठीक है। अब लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि किसी देश में सरकार हो और सरकार आयात निर्यात ना करती हो, तो सरकार भी करती है, तो सरकार के लिए भी हम क्या करेंगे, सरकार मान लीजिए निर्यात करती है, क्या करती है, क्योंकि सरकार भी कई सारी कंपनियां चलाती है। हमारे देश की बात करें तो जैसे कि BSNL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन हो गया, इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, कई सारी क्या है सरकारी कंपनियां हैं जो उत्पादन करती हैं। अब सरकार क्या करे, इन कंपनियों को क्या कर दे, जो भी वस्तुओं का निर्माण करती हैं इनका क्या कर दे, निर्यात कर दे, तो इसका प्रभाव किस तरफ होगा, शेष विश्व की तरफ, मतलब दूसरे देशों की तरफ। और जब इनका भुगतान सरकार को प्राप्त होगा तो आय का प्रवाह किस तरफ होगा, आय का प्रवाह होगा सरकार की तरफ, यानी कि निर्यात का जो है भुगतान किसको प्राप्त होगा, ये भुगतान प्राप्त होगा सरकार के लिए, ठीक। अब सरकार ने निर्यात तो कर दिया, सरकार आयात भी तो करेगी, तो आयात यदि करती है तो आयात का प्रवाह किस तरफ होगा, सरकार की तरफ, ठीक है। यदि सरकार ने आयात किया है तो आयात का प्रवाह किस तरफ होगा, सरकार की तरफ, और यदि सरकार इस आयात का भुगतान करेगी तो भुगतान जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, विश्व की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर आयात का भुगतान यदि करता है तो आय का जो प्रवाह होता है वो कहाँ जाएगा, शेष विश्व की ओर जाएगा। कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, कोई डाउट, क्या डाउट बचेगा यहाँ पर, देखिए समझना क्या है कि भाई जा क्या रहा है और उसके बदले में आ क्या रहा है, बस वही चीज समझनी है। देखिए अब पैसा आपके पास कैसे आएगा, या तो आप काम करेंगे, काम करेंगे मतलब सेवाएं देंगे, ठीक है, या फिर कोई वस्तु बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, उसका पैसा मिलेगा। तो वस्तुएं और सेवाएं जब भेजी जाती हैं, यदि दूसरे देश में भेजी जा रही हैं तो क्या किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है, ठीक है। और उनका जब भुगतान प्राप्त होगा तो आय का प्रवाह किस तरफ होता है, हमारे देश की तरफ होगा, ठीक है। यदि आप निर्यात कर रहे हैं तो आपकी तरफ होगा, सरकार निर्यात कर रही है तो सरकार की तरफ होगा आय का प्रवाह। लेकिन यदि सरकार आयात कर रही है, फर्में आयात कर रही हैं, तो फिर आय का प्रवाह किस तरफ होगा, विश्व की ओर, मतलब जिन देशों से आयात किया जा रहा है उन देशों को भुगतान किया जाएगा, तो आय किन्हें प्राप्त होगी, दूसरे देशों को। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के मॉडल का। और ये जो अर्थव्यवस्था है, जब हम शेष विश्व से व्यापार करने लगते हैं, ये अर्थव्यवस्था हमारी जो है, ये अर्थव्यवस्था होती है खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये कौन सी अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इसी पर डिपेंड है। शेष विश्व से व्यापार हम बंद कर देंगे तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। शेष विश्व से जब व्यापार चालू कर देते हैं तो फिर हो जाती है खुली अर्थव्यवस्था। इसमें हम कई सारी मदें हैं जिसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। अब देखिए जो व्यापारिक बैंक हैं वो भी यदि विदेशों में अपनी क्या करती हैं, कंपनियां लगाती हैं, अपनी ब्रांचेस खोलती हैं, तो वो भी विदेशों से व्यापार कर रही हैं, विदेशों में जो आय उन्हें होगी वो हमारे देश में लेके आएंगी, तो यहाँ से भी प्रवाह दिखा सकते हैं हम, प्रवाह कहीं से भी दिखा सकते हैं। हमें केवल ये ज्ञात होना चाहिए कि भाई चीज कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, ठीक। आ रहा है, जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लिया तो आप आय के जो चक्रीय प्रवाह है वो आसानी से समझ सकते हैं। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यदि डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा,
हम आपका जो डाउट है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी प्रकार की वीडियो लेकर और आगे आते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।